गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, इतिहास विभाग में सहआचार्य हूँ। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर, जिसमें दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का अध्ययन करेंगे। इल्तुतमिश, जिसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, इसने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इतिहासकारों का मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान बना दिया, तो दिल्ली के तुर्क अमीरों ने अली इस्माइल के माध्यम से इल्तुतमिश को दिल्ली आकर सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित कर दिया। इल्तुतमिश को ही इतिहासकार वास्तव में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश सुल्तान के पद पर नियुक्त हुआ, किंतु सिंहासन पर बैठने के बाद इल्तुतमिश को अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो निम्न प्रकार थीं। नंबर 1, ताजुद्दीन यल्दौज और नासुद्दीन कुवैचा इल्तुतमिश के सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान पर अधिकार करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। अतः उनकी शक्ति का दमन करना इल्तुतमिश के लिए अत्यंत आवश्यक था। नंबर 2, ऐबक की मृत्यु के बाद वे सभी राजपूत राज्य जिन्हें मोहम्मद गौरी और ऐबक के द्वारा जीतकर अपने अधिकार क्षेत्र में लिया गया था, वह सब दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति का एक संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया। अतः इन राजपूत राजाओं को जीतकर उन पर दिल्ली सल्तनत का पुनः नियंत्रण करना आवश्यक था। नंबर 3, इल्तुतमिश की तीसरी मुख्य समस्या दिल्ली सल्तनत के लिए एक शासन प्रणाली का गठन करना था। इल्तुतमिश ने एक करके सभी समस्याओं का निम्न प्रकार समाधान करना प्रारंभ कर दिया। उसने सर्वप्रथम ताजुद्दीन यल्दौज के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, किंतु बाद में जब 1215 ईस्वी में यल्दौज पर ख्वारिज्म के सुल्तान से पराजित होकर भागकर हिंदुस्तान की तरफ आया, तब इल्तुतमिश ने यल्दौज को युद्ध में पराजित कर दिया और कैद कर लिया, और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इल्तुतमिश की दूसरी मुख्य उपलब्धि ये थी कि चंगेज खां के नेतृत्व में भारत पर होने वाले संभावित मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करना। नंबर 3, इल्तुतमिश ने 1226 से 38 के दौरान राजपूत राज्यों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की। उन सभी राजपूत राज्यों को पुनः जीतकर दिल्ली सल्तनत में विलय कर दिया, जो कि ऐबक की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हो गए थे। इल्तुतमिश के द्वारा जो मुख्य राजपूत राजा थे,
सात सात राजपूत राजा थे, उनको जीता गया। कौन कौन से थे सात? बयाना, रणथंभौर, अजमेर, नागौर, मंडौर, जालौर और ग्वालियर। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कुबैचा की शक्ति का दमन किया और सिंध और मुल्तान को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों का दमन करके सैनिक दृष्टि से अपनी स्थिति को पूरी तरह मजबूत कर लिया। शासन प्रणाली का गठन। इल्तुतमिश की सुल्तान के रूप में सबसे जो प्रमुख उपलब्धि थी, मुख्य उपलब्धि थी, वो नवस्थापित दिल्ली सल्तनत के लिए शासन प्रणाली का गठन करना था, जिसकी मुख्य बातें निम्न प्रकार की थीं। नंबर 1, इक्ता प्रथा। हिंदुस्तान में सर्वप्रथम इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई। इक्ता प्रांत को कहा जाता था, जबकि इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से दिल्ली सल्तनत को अनेक इक्ताओं में विभाजित किया, यानी अनेक प्रांतों में विभाजित किया, और प्रत्येक इक्ता में शासन चलाने के लिए उसने अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को इक्ता का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसे इक्तेदार कहा जाता था। मुक्ता, इक्तेदार, वली, ये कई नाम से पुकारे जाते थे, और प्रत्येक इक्तेदार का मुख्य कार्य अपने इक्ता में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। जब भी सुल्तान को आवश्यकता हो उसे सैनिक सेवा प्रदान करे, अपने इक्ता से भू राजस्व करों की वसूली करवाए और उसे अपना वेतन और प्रशासन का खर्च काटकर शेष को बचे हुई जो कर था उसको केंद्रीय सरकार से भेजना होता था, जिसे फाजिल कहा जाता था। सल्तनत काल में भू राजस्व अनुदान को भी इक्ता कहा जाता था। 40 गुलामों का दल गठित करना इल्तुतमिश का प्रशासन के क्षेत्र में दूसरी जो प्रमुख भूमिका थी, दूसरा जो योगदान मानते हैं, वो अपने विश्वास पात्र तुर्की जो दास थे, उन तुर्की दासों का, जिनकी संख्या कुछ इतिहासकारों ने 40 भी बताई है, एक दल गठित करना, जिसे 40 गुलामों का दल के नाम से जाना जाता था। और इस दल को बर्नी ने अपने ग्रंथ तारीख फिरोज शाही में तर्कन ए चहलगानी कहा है। इल्तुतमिश ने सभी महत्वपूर्ण केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासनिक पदों पर तुर्कान ए चहलगानी के सदस्यों को ही नियुक्त किया, जो प्रशासन चलाने में इल्तुतमिश के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हुए। तीसरा नंबर, मुद्रा सुधार। इल्तुतमिश ने पहली बार दिल्ली सल्तनत में एक आवश्यक मुद्रा प्रणाली का गठन किया तथा 2 नए सिक्के जारी किए, जिन्हें टका और जितल कहा जाता था। एक टका जो होता था वो 175 ग्रेन का माना जाता था, चांदी का। एक जितल जो कि तांबे का सिक्का होता था। इल्तुतमिश के द्वारा लागू की गई यह मुद्रा प्रणाली बाद में सल्तनत काल के अंत तक प्रचलित रही, और इस संबंध में प्रसिद्ध पाश्चात्य इतिहासकार नेल्सन राइट ने अपनी पुस्तक कॉइनेज एंड मोरोलॉजी ऑफ द स्वेटर ऑफ द दिल्ली, सल्तनत ऑफ द दिल्ली में इल्तुतमिश मुद्रा प्रणाली की प्रशंसा करते हुए प्रिंस ऑफ मोनियर्स की संज्ञा दी गई है।
नंबर 4, खलीफा से मान्यता प्राप्त करना। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के अनुरोध पर बगदाद के तत्कालीन खलीफा अल मुस्तसिर बिल्ला ने मान्यता पत्र भेजकर इल्तुतमिश को हिंदुस्तान का एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक स्वीकार कर लिया। खलीफा का मान्यता पत्र मिल जाने से इल्तुतमिश के पद को वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के लिए एक सुदृढ़ शासन प्रणाली का गठन किया और उसे पूर्ण रूप से संगठित और व्यवस्थित किया। इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी लिखते हैं, उनकी पुस्तक है सम एस्पेक्ट ऑफ द मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, और बुलजले हेग ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना है। इल्तुतमिश का स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा, इस संबंध में कुतुब मीनार, ये माना जाता है कि कुतुब मीनार की डिजाइन, उसका नक्शा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तैयार किया गया था और ऐबक ने इसकी पहला की मंजिल का जो भाग था उसका निर्माण भी करवा लिया था, किंतु बाद में इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया और उसने अपने गुरु प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इस मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा। ये मुख्य रूप से 4 मंजिल की थी, बाद में इसमें 5वीं मंजिल फिरोज तुगलक के द्वारा बनवाई गई। मोहम्मद खां का मकबरा। इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में अपने ज्येष्ठ पुत्र नियासुद्दीन महमूद का मकबरा का निर्माण किया, जिसे सुल्तान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। यह भारत में निर्मित पहला मकबरा था। बदायूं में जामा मस्जिद। दिल्ली में शमसी हौज नामक एक तालाब बनवाया। दिल्ली में ही एक मदरसा था, नसीरिया मदरसा, पहला मुस्लिम मदरसा स्थापित किया। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन थे? 1236 से 1266। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाने तथा 1266 में बलबन के सुल्तान बनने के बीच की इस 30 साल की अवधि में दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश के 5 वंशजों ने शासन किया। उनमें नंबर 1 रुकबुद्दीन फिरोज शाह, जो 1236 तक रहे। रजिया, जो 1236 से 1240 तक रही, शासन किया इन्होंने। बहराम शाह, जिन्होंने 1240 से 1242 ईस्वी के बीच शासन किया। मसूद शाह, 1242 से 1246 ईस्वी के मध्य शासन किया। नासुद्दीन महमूद 1246 से 66 के मध्य शासन किया। इनमें रजिया को छोड़कर सभी सुल्तान पूरी तरह से अयोग्य और दुर्बल थे। परिणाम स्वरूप उनके समय में तुर्की अमीर, तुर्कानी चहलगामी बोला जाता था उन्हें, सत्ता में काफ़ी हावी हो गए और सत्ता के लिए तुर्की अमीरों और सुल्तानों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें तुर्की अमीरों की विजय हुई और सत्ता पूर्णतः तुर्की अमीरों के हाथ में आ गई और सुल्तान नाम मात्र के ही रह गए। रजिया के पतन के क्या कारण थे? रजिया ने 1236 से ईस्वी से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इनके पतन के 3 प्रमुख कारण माने जाते हैं। पतन का सबसे प्रमुख कारण यह था कि 1240 ईस्वी में भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध तुर्क अमीरों का विद्रोह होना। दूसरा, मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक
तबकाते नासरी में रजिया के पतन का प्रमुख कारण उसका स्त्री होना माना है। जैसा कि मिनहाज ने लिखा है कि रजिया में एक प्रशासक के लिए आवश्यक सभी गुण मौजूद थे, किंतु दुर्भाग्य से वह स्त्री थी, अतः उसके सभी गुण बेकार हो गए। तीसरा नंबर, इतिहासकार बुल्जले हेग सहित और कुछ अन्य अंग्रेज इतिहासकारों ने, पाश्चात्य इतिहासकारों ने रजिया के पतन का मुख्य कारण रजिया के मालिक याकूत के साथ प्रेम संबंध होना बताया है, लेकिन इनके इस मत को अन्य इतिहासकारों ने सही नहीं माना है। तो ये इल्तुतमिश के विषय में मुख्य जानकारियां थीं। धन्यवाद।